हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न है 2024 यानी इस साल 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी पूछे गए थे 2024 में दोस्तों, ये आपके सामने अभी बताने वाले हैं, सॉल्व करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। इससे जो 2025 में बोर्ड परीक्षा लिखने वाले हैं दोस्तों, जितने भी गर्ल्स बॉयज़ हैं दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के 2024 यानी इसी साल के, प्रीवियस ईयर नहीं 2025 में प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, इस बार तो इसी साल अभी बोल रहे हैं, क्योंकि आज ही आपको ये जो प्रश्न है बता दिया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों 2024 यानी इस साल की बात किया जाए तो 80 नंबर का पूछा गया था, 20 नंबर प्रैक्टिकल था, जिसमें देख सकते हैं दोस्तों 30-8-8 करके मतलब प्रश्न जो था डिवाइड था। तो टोटल 52 प्रश्न 80 मार्क्स का था दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम था 3 घंटा 15 मिनट। क्लियर है। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2024 यानी इस साल जो भी प्रश्न साइंस के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ जो है वो कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्पण। दर्पण हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच जो है उसका पृष्ठ क्या कहलाता है, दर्पण। क्लियर है दोस्तों, उसका पृष्ठ जो है दर्पण कहलाता है, यानी दर्पण का पृष्ठ होता है। क्लियर है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। वस्तु की दर्पण से दूरी है, यानी वस्तु की दर्पण से कितनी दूरी है, 30 सेंटीमीटर पर क्या रखा गया है दोस्तों, वस्तु को रखा गया है कहाँ से, अवतल दर्पण के फोकस में की दूरी कितना है, यानी अवतल दर्पण मान के चलिए है तो दोस्तों यहाँ से फोकस पर रखा गया है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में लिखेंगे दोस्तों हम लोग, अवतल दर्पण में आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में आर बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है 2f। आर बराबर कितना होता है 2f। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना क्या करेंगे, f के जगह यहाँ पे फोकस कितना है 30, तो लिख देंगे तो होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 दूना 60, यानी हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, 30 दूना 60, यानी क्या है दोस्तों, आर बराबर 2f है। तो 2 गुना 30 करेंगे तो 30 दूना 60, ऑप्शन बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता पावर क्या होगी। तो दोस्तों अवतल लेंस पूछा है, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे दोस्तों 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग का पावर निकालना है, पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/f होता है, और एफ हमेशा मीटर में होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों 100 बटे नीचे f के जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों 20। क्लियर है, ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए ऊपर में 100 दिया। अब काटेंगे, 1 0 कट गया, 2 5 10, ये माइनस में है दोस्तों, f जो है माइनस में है, तो क्या होगा यहाँ -5 डायोप्टर। इसका क्या होगा दोस्तों, इसकी क्षमता क्या होगी, तो -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। यहाँ पे अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा v/u होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा क्या होता है दोस्तों, फिगर कैसा होता है, तो फिगर आप लोग छोटा सा याद कीजिए, कैसा होता है, आँख का अगर हम लोग नेत्र का अगर फिगर बनाए तो ऐसे टाइप से होता है दोस्तों, इधर से निकला हुआ रहता है, इधर आके ऐसे करके यहाँ पे ऐसे रहता है दोस्तों। अगर आपने फिगर बनाया है तो ये अगर लंबा होता जाए
तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो दोस्तों हम लोग का निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी दूर की जो वस्तु है वो दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों हम लोग की पुतली जो है वो छोटी होने लगती है, यानी जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लाइट को देखते हैं, अचानक से कोई टॉर्च आगे से इधर टॉर्च मार रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग का जो आँख है अचानक से क्या हो जाता है दोस्तों, अचानक से हम लोग का आँख जो है क्या होता है, बंद होने लगता है। तो दोस्तों छोटी होने लगती है, सिकुड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर ए के बराबर होता है? तो दोस्तों कूलम प्रति सेकंड जो है ये एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों समांतर क्रम क्या होता है, जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपल सा अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होता है, इस टाइप का होता है दोस्तों, इस टाइप का होता है। अब फिगर आपको याद करना है। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है जुड़ल रहता है दोस्तों, यहाँ पे सब जितना भी है यहाँ पे जुड़ल रहता है, जितना भी है यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जुड़ल रहता है। फिर ये क्या है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, इलेक्ट्रॉन सब में ऐसा ही रहता है। तो जो एक ही पथ में जुड़ल रहता है उसको समांतर क्रम बोलते हैं। और दोस्तों आपका पार्श्व क्रम में क्या होता है, ऐसा रहता है, इसमें इधर से एक निकल के रहेगा दोस्तों, बीच में एक रहेगा, फिर ऊपर करके एक रहेगा, R1 R2 R3 करके, ये होता है दोस्तों पार्श्व क्रम। तो दोस्तों इसमें एक ही लाइन में सब जुड़ल रहता है समांतर क्रम में। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, यदि 1 ओम 10 प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों उसका परिणामी प्रतिरोध जो है वो 1/10 ओम हो जाएगा, 1/10 ओम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अगर 10 प्रतिरोध में वो जुड़ा हुआ है, संयोजित किया हुआ है तो। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 9 है। एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का दाएं हाथ अंगूठे नियम से। दाएं हाथ अंगूठे नियम से क्या होगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। क्लियर है दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग का देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 11 है। Zn+CuSO4 एरो ZnSO4+Cu। तो दोस्तों ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आप लोग देख सकते हैं Zn+CuSO4, ZnSO4 यानी Cu का जगह कौन ले लिया दोस्तों, SO4 ले लिया, और Cu को क्या कर दिया, अपने जगह से विस्थापित कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यानी मान के चलिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वहाँ पे कोई और एक लड़का आ गया जो आपसे भी हैंडसम है, तो आपकी गर्लफ्रेंड को लूट के वो कब्जा कर लिया और आपकी जगह वो ले लिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप उस जगह से विस्थापित हो गए, हट गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। अगला प्रश्न है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है, तो दोस्तों ये संक्षारण का उदाहरण है। हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी पर काली परत का चढ़ना मतलब संक्षारण से बचाने के लिए चांदी पर काली परत चढ़ाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? मतलब क्या उत्पन्न होता है अम्ल के जलीय विलयन में? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा H+ आयन देता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब हो जाएगा। यानी अम्ल को अगर जलीय विलयन में अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो H+ आयन देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। ये प्रश्न क्या बोल रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी
क्या होता है दोस्तों? क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 जो है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सर्वाधिक तन्य मतलब किस धातु को सबसे अधिक लंबा खींचा जा सकता है, ताना जा सकता है? तो दोस्तों सोना जो है दोस्तों, ये सर्वाधिक तन्य धातु है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सोना के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है दोस्तों, इसलिए सोना जो है सर्वाधिक तन्य धातु है। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? यानी अगर हम लोग बात करें, इस जितने भी धातु दिए गए हैं, इन धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील के क्रम में अगर रखें तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जस्ता, फिर कॉपर आएगा दोस्तों। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, कार्बन की संयोजकता है। तो दोस्तों कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्तों बता दें, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। और अगर हम लोग KLMNO में अगर हम लोग इसको बैठाएं तो K कक्षा में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितना होता है? 8 होता है। तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 6 है। तो दोस्तों पहले 2, उसके बाद बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो दोस्तों हम लोग का 4 सही जवाब हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता ऑप्शन C 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? और ये एक कार्बन जो है ये एक अधातु है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा साबुन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिल अम्ल पाया जाता है, कार्बोक्सिल अम्ल पाया जाता है, यानी COOH पाया जाता है, तो उसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? हम लोग का प्रश्न है, देख सकते हैं, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो दोस्तों सिलिकॉन जिसको SI से इसका निरूपित किया जाता है, इसका प्रतीक है। तो दोस्तों ये समूह 14 का क्या है दोस्तों? सदस्य है। ये आवर्त सारणी के समूह 14 का सदस्य है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आवर्त सारणी के समूह 14 को कार्बन बोला जाता है दोस्तों, कार्बन समूह बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल कितने तत्व हैं? तो दोस्तों इसमें 6 तत्व आते हैं। टोटल 6 तत्व हैं कार्बन समूह में, यानी समूह 14 वाले जो तत्व हैं वे कुल तत्व कितने हैं दोस्तों? 6 है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आवर्त 2 और आवर्त 3 में दोनों ही में 8-8 करके कितने तत्व हैं? 8-8 करके तत्व हैं आवर्त 2 और आवर्त 3 में, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? आवर्त 2 और आवर्त 3 इसको लघु आवर्त भी बोला जाता है, लघु आवर्त। क्लियर है दोस्तों? ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। यानी विषमपोषी जीव जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं? तो दोस्तों हरे स्वपोषी पौधों पर ये आश्रित होते हैं। तो हरे स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? तो दोस्तों हम लोग चलिए इसको समझते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर अपना पोषण खुद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं उसको? स्वपोषी पौधा, स्वपोषी। जैसे साइनोबैक्टीरिया आएगा दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया। हरे पेड़ पौधे आएंगे दोस्तों, और क्या आएगा दोस्तों? शैवाल आएगा, और शैवाल आएगा, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम लोग का हरे स्वपोषी पौधों हम लोग का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं, यानी पौधों द्वारा
अनावश्यक जो भी पौधा है जितना उसको जल चाहिए उतना सोख लेता है, उसके बाद जो अनावश्यक जल यानी ज़रूरत से ज़्यादा जल मिलता है उसको, तो उसको क्या कर देता है दोस्तों, वाष्प के रूप में उसको बाहर छोड़ देता है। तो उसी को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, यानी पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग जानेंगे कि ये मान के चलिए एक हड्डी है, ये क्या है दोस्तों, हड्डी है। इधर से कोई मान के चलिए एक हड्डी है, इधर से एक क्या है दोस्तों, ये एक हड्डी है। तो दोनों इस जगह ज्वाइंट है आपस में, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसके खाली जगह को सिनेप्स कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जैसे मान के चलिए ये दोस्तों, जैसे मान के चलिए अगर इसका फिगर बनाए सिंपली, तो दोस्तों क्या होता है, इसका फिगर में ये मान के चलिए मानव का खोपड़ी है, ये क्या है दोस्तों, मानव का खोपड़ी है। तो यहाँ से जो मेरुदंड जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, जो भी शरीर में होता है उसका हलचल यहाँ से कहाँ जाता है, सेरिब्रम के पास, दिमाग के पास जाता है। दिमाग में सेरिब्रम होता है जो डिसाइड करता है कि इसका क्या करना है। कहीं पे अगर लग गए तो दर्द कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो कौन भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड भेजता है दिमाग के पास। और दिमाग जो है सेरिब्रम वहाँ पर डिसाइड रहता है, ऑलरेडी सेरिब्रम वो डिसाइड करना है, अरे तुम तेरा चोट लग गया, तुमको दर्द कर रहा है, वो डिसाइड करता है सेरिब्रम। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडाणु निषेचित होता है। तो दोस्तों अंडाणु जो है ये कहाँ पर निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में ये निषेचित होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब में ये निषेचित होता है, या फैलोपियन नलिका में हम लोग बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों चलिए इसको एक सिंपली फिगर के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। ये मान के चलिए योनि है दोस्तों, महिलाओं की योनि है, ऐसे रहता है दोस्तों, इधर से ये रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इधर घुमाया हुआ रहता है और यहाँ पे रहता है दोस्तों अंडाणु, इधर भी घुमाया हुआ रहता है दोनों, और यहाँ पे रहता है अंडाणु। तो दोस्तों ये जो नली है दोस्तों, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। जब यहाँ से स्पर्म अंदर घुसता है तो दोस्तों यहाँ पे निषेचित होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में, और क्या करता है दोस्तों, फिर गर्भ होता है, इधर से अंडा निकलता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, निषेचित होता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में, फिर बच्चे का निर्माण होता है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है दोस्तों, युग्मनज बनता है। क्लियर है दोस्तों, जिससे बच्चे का निर्माण होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग, तो शरीर के बहुत सारे वैसे भी अंग है जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है, तो उसी को अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कर्ण पल्लव की पेशियाँ, पुच्छ, कशेरुकाएँ, और क्या है दोस्तों, निषेचक पटल। तो इनमें सभी हो जाएगा, हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है दोस्तों ये अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृक डीएनए। तो दोस्तों दोनों ही का डीएनए का क्या पड़ता है दोस्तों, प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। माता पिता दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ता है उनके बच्चों पर। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओजोन परत का अवक्षय करता है। तो दोस्तों ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है, तो CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है जो क्लोरीन से, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब मिल के बनता है दोस्तों। और इसका जो इस्तेमाल है रेफ्रिजरेटर बनाने में, एरोसोल स्प्रे बनाने में, पैकिंग सामग्री बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, CFC। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वन। वन जो है तेजी से कटाई चल रहा है, उसका जो लकड़ी है दुनिया भर का इधर उधर तस्करी हो रहा है, जिसकी वजह से तेजी से क्या हो रहा है दोस्तों, ये कटता जा रहा है, घटता जा रहा है। क्लियर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो भी हम साइंस का प्रश्न बताएं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।